सो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ GS1 टेस्ट नंबर 3, ठीक है, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन क्या है भाई? द फॉर्मेशन एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ वॉल्केनिक आर्च आर इंडिकेटली टाइड टू द प्रेजेंस ऑफ सबडक्शन जोन, इलाबोरेट। ठीक है, सो यहाँ पे हमको बात करनी है कि जहाँ पे मेनली सबडक्शन जोन्स होते हैं वहीं पे हमारे पास जनरली वॉल्केनिक आर्चेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। सो यहाँ पे अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट वाटर और वॉल्केनिक आर्चेस एंड सबडक्शन जोन। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? बॉडी के अंदर हम हाईलाइट करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस जहाँ पे देखने को मिला सबडक्शन जोन का, वहाँ पे वॉल्केनिक आर्चेस का फॉर्मेशन देखने को मिला है। हाउ प्रेजेंस ऑफ सबडक्शन जोन्स इन्फ्लुएंस वॉल्केनिक आर्चेस, प्लस इसके एग्जांपल्स देंगे भाई, जैसे पैसिफिक ऑफ फायर हो गया, ठीक है, जो अपने पास और भी बहुत सारे हैं, जैसे जापान के अराउंड जो रीजन हो गया। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में हम इम्पोर्टेंस बताएंगे अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन सबडक्शन जोन एंड वॉल्केनिक आर्चेस, importance of understanding the connection between both। ओके, सो ये हो गया हमारा अप्रोच। इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज वॉल्केनिक आर्च। सो अ वॉल्केनिक आर्च is a chain of volcanoes that forms above a subduction zone, and a subduction zone are created when two lithospheric plates move against each other and one of the plate descend under the other। सबडक्शन जोन क्या है भाई? हमने वॉल्केनिक आर्च देख लिया। वॉल्केनिक आर्च वो वॉल्केनो है जो कि ऊपर बनता है सबडक्शन जोन की। सबडक्शन जोन क्या होता है? सबडक्शन जोन कब बनते हैं भाई? दे आर क्रिएटेड व्हेन टू लिथोस्फेरिक plates move against each other and one of the plates descends under the other। okay, क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक आर्चेस एंड सबडक्शन जोन। और हम फोटो से यहाँ पे समझाने की कोशिश करें बिकॉज बहुत ज़रूरी है भाई डायग्राम बनाने यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक प्लेट बनाया हमने जो कि सबडक्ट हो रहा है। उसके बाद एक प्लेट बनाया जो कि यहाँ पे ऊपर में है। सो यहाँ पे ये टेक्टोनिक प्लेट हो गए। जो कि ये ऐसे मूव कर रहा है एंड ये ऐसे मूव कर रहा है। ओके, इसके ऊपर में हमारे पास
यहाँ पे ये माग्मा ऊपर जा रहा है एंड माग्मा ऊपर जाने की वजह से यहाँ पे हमारे पास वॉल्केनिक आर्चेस देखने को मिल रहा है ना, कि जो क्रस्ट का लेयर है वो मेल्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं लॉक्ड जोन। And this is the softened part of the Earth's mantle, that is asthenosphere. ओके, यहाँ पे ये मैग्मा है, पहले तो वाटर होता है, ओके। ये जो है ये हमारे पास ये है ओशियनिक लेयर। जनरली कौन डिसेंड करता है भाई, जो हैवियर होता है वो डिसेंड करता है। ये हमारे पास ओशियनिक लेयर है जो कि हैवियर होने की वजह से यहाँ पे डिसेंड कर रहा है, ओके। एंड ये है 3 क्रस्टल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है and this is thin oceanic crust। ये फिगर क्या शो कर रहा है, दिस फिगर इज शोइंग वॉल्केनिक आर्च along the subduction zone। volcanic arch along the subduction zone। सो नाउ बॉडी में हम बात करेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है ना, कैसे इन्फ्लुएंस करता है द प्रेजेंस ऑफ सबडक्शन जोन, किसके फॉर्मेशन एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ वॉल्केनिक आर्चेस को। इन्फ्लुएंस ऑफ subduction zones on influence of subduction zones on influence the presence of subduction zones on वॉल्केनिक आर्चेस। इससे पहले तो जो वॉल्केनिक आर्चेस का जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है भाई, बिकॉज जनरली हमारे पास जो देखने को मिलता है वॉल्केनिक आर्चेस वो सबडक्शन जोन के साथ देखने को मिलता है। Okay. Like those in the Pacific Ring of Fire। छोटी से यहाँ पे हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है अराउंड द पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक प्लेट के अराउंड जो है ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। इसके नीचे में सबडक्शन जोन है भाई, इसलिए हमारे पास दिखने को मिलता है। ओके, सो फर्स्ट इज द एसोसिएशन विद द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
एंड सेकेंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है माइग्रेशन जो होता है मैग्मा का, है ना, जो सरफेस की तरफ होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिस्टिंक्ट शेप्स। माइग्रेशन ऑफ मैग्मा रिजल्टिंग और माइग्रेशन ऑफ मैग्मा रिजल्टिंग इन सीरीज ऑफ वोल्केनो ओके। और यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है ड्यू टू द सबडक्शन जोन एक वॉल्केनिक आइलैंड आर्च का फॉर्मेशन होता है भाई, है ना। द सबडक्शन जोन इन्वॉल्विंग टू ओशियनिक प्लेट्स, जब दो ओशियनिक प्लेट्स सबडक्शन, है ना, होता है तो वॉल्केनिक आर्चेस का फॉर्मेशन होता है। सबडक्शन जोन इन्वॉल्व्स टू ओशियनिक प्लेट्स, volcanic arcs are formed, such as जापान। ओके। और क्या होता है भाई, हमारे पास जो मैग्मा का जो फॉर्मेशन है, मैग्मा का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई, जो ओशनिक था यहाँ पे नीचे गया तो नीचे की वजह से यहाँ पे ये, है ना, टेम्परेचर इसका हाई हुआ तो ये पिघलने लगा और पिघलने की वजह से ऊपर राइज किया, वहाँ पे ये मैग्मा रिलीज़ किया तो वो वॉल्केनोस के फॉर्म में देखने को मिला सरफेस पे। ठीक है। सो मैग्मा का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है भाई, बिकॉज, है ना, जो मैग्मा का फॉर्मेशन है मेंटल जो है वो, है ना, लोअर मेंटल में हमारे पास जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो पिघल रहे हैं, इस वजह से मैग्मा जनरेशन हो रहा है विच इज़ नेसेसरी फॉर द वॉल्केनिक इरप्शन। ओके। ओशनिक प्लेट्स lower the magma formation। okay, कैसे लिखेंगे भाई, जो ऐसे लिखते हैं, मैग्मा फॉर्मेशन जो हो रहा है उसकी वजह से भी वॉल्केनिक आर्चेस का फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज जो ओशनिक प्लेट जो सबडक्ट हो रहा है, सबडक्टिंग ओशनिक प्लेट्स lower the mantel's melting point leading to magma generation। ठीक, लास्ट में जो इरप्शन होता है वॉल्केनिक आर्चेस के अलॉन्ग, है ना, एंड दिस आर जनरली explosive in nature। eruption along the volcanic arcs which are generally explosive in nature। ओके। सो ये हमारे तरह से प्रोसेस हो गया भाई, जिससे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारे पास वॉल्केनिक आर्चेस का। चार चीज़ें हुई भाई। से पहले तो क्या हुआ, एसोसिएशन विद सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होता है, वहाँ माइग्रेशन होता है मैग्मा का, है ना। और वहाँ पे क्या होता है भाई,
सबडक्शन जोन में ओशियनिक प्लेट जब आपस में आते हैं तो वोल्केनिक आर्चेस के फॉर्म में बनता है। एंड मैग्मा फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज जो ओशियनिक प्लेट है वो जब आपस में आता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है भाई, है ना। मेल्टिंग पॉइंट कम होने से वो मैग्मा जनरेशन होता है और उसके बाद इरप्शन होता है, और इरप्शन किस फॉर्म में होता है, वोल्केनिक आर्चेस के फॉर्म में होता है। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो फॉर्मेशन है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ volcanic arcs are heavily influenced by the presence of subduction zones. Okay. क्योंकि हमको सोचना है कि भाई ज्योग्राफी क्वेश्चन में कम से कम डायग्राम्स तो अच्छे से बनाए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द फ्लाइट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। हमको ये बताना है कि जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसके पैटर्न में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे फ्लाइट पैटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हमको बताना है। सो अप्रोच क्या है भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न, है ना, कैसे ये अफेक्ट कर रहे हैं, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम किसकी बात करेंगे, बॉडी में हम बात करेंगे कि कैसे जो चेंजेस हैं टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन में, है ना, वो आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड क्या ये अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे ये अफेक्ट कर रहे हैं जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज है, किसको, माइग्रेटरी बर्ड के फ्लाइट पैटर्न को। उसके बाद हमको सम कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बताने हैं टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल हैबिटेट एंड स्टॉप द हैबिटेट डिस्ट्रीगेशन और डिसइंटीग्रेशन और डिग्रेडेशन। ओके, टू स्टॉप डिग्रेडेशन। उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय गिविंग अ रिकैप ऑफ द मेन पॉइंट्स। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं। रिसेंटली इन द स्टडी द रिसर्चर्स ऑफ नासा, जो नासा के रिसर्चर्स थे, उन्होंने देखा कि जो टाइमिंग था अराइवल ऑफ बर्ड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, स्प्रिंग के अंदर, जो कि आते कहाँ थे साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से, है ना, ब्रीड करने के लिए आते थे यहाँ पे, इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट पैटर्न इन डिस्टेंट प्लेस, है ना, उनमें क्या हुआ, टाइमिंग जो था वो चेंज देखने को मिला। रिसेंटली इन अ स्टडी द रिसर्चर ऑफ नासा pointed out that the timing of the arrival of birds in the US spring from South and Central America to breed is
इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट पैटर्न। ओके, सो ये हमारे पास एक डाटा से हमने इंट्रोड्यूस किया है। नाउ बॉडी में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट कर रहा है भाई। मतलब हमको पहले बात करनी है बॉडी में चेंज, टेम्परेचर पैटर्न जो हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो इसको हम एक ग्राफ के साथ यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है ना, इम्पैक्ट है ना, बोले तो जो क्लाइमेट चेंज है, इज अफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैसे अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ने की कुछ संभावना है भाई। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है हमारे पास। अगर हम टेम्परेचर राइज देखें तो हमारे पास जो पहले जो हमारे पास 1880s के समय होता था, वहाँ पे बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था भाई। बट 1950s हो गए हमारे पास, 1980s हो गया, उससे टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। और 2000s के अराउंड है ना, 2020 के अराउंड हम देखें तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है भाई। पहले टेम्परेचर बहुत कम होता था, टेम्परेचर नेगेटिव में चलता था। जो हमारे पास जो ग्लोबल टेम्परेचर का जो एवरेज होता था वो नेगेटिव होता था, ठीक है ना। बट अब वो पॉजिटिव होते जा रहा है, ठीक है। बहुत पहले कम होता था भाई, अब क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। पहले यहाँ पे अराउंड ये -0.25 था एवरेज टेम्परेचर, और अब वो बढ़ते बढ़ते अराउंड 1 से भी पार हो चुका है भाई। ओके, और 2022 था, यहाँ पे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना था भाई, 0.89 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिगर जो है ये क्या बता रहा है, दिस इज़ दी शोइंग दी राइजिंग टेम्परेचर ओके। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी चेंजेस इन दी टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न देखने को मिला। और जो चेंज हो रहा है, द चेंज इफेक्ट ऑन द फ्लाइट पैटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। इफेक्ट ऑन द फ्लाइट पैटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। पहले तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है भाई, है ना। शिफ्टेड दी माइग्रेशन टाइमिंग, शिफ्टेड दी माइग्रेशन टाइमिंग। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आर्टिक टर्न्स थे, है ना, अडॉप्ट माइग्रेशन रूट फॉर चेंजिंग विंड्स एंड फूड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आर्टिक टर्न्स adopt migration routes for changing wind and food due to climate change। और क्या हुआ भाई, जो नेविगेशनल क्यूज थे वो भी चेंज हो गए भाई, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज, है ना। बिकॉज अभी उनको नेविगेट करने में दिक्कतें हो रही है, सच एज जो विंड करेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, सेलेस्टियल क्यूज जो थे वो चेंज हो रहे हैं। सो ये सब इफेक्ट है भाई। such as
wind currents and तो ये सब है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज जो कि जो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, जो नेविगेशनल क्यूज़ हैं वो डिसरप्ट हो रहे हैं, और जो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन वो भी अल्टर हो रहा है। ओके, forcing the bird to change their flight path, forcing the bird to change their flight path, ऐसे लिखते हैं altered habitat distribution and early और altered habitat distribution ऐसे लिख सकते हैं अर्ली और डिलेड माइग्रेशन, इसको ऐसे लिखते हैं अल्टर्ड हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्ली और डिलेड माइग्रेशन। ना कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बता सकते हैं जिससे जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उसको हम ओवरकम कर पाएँ। तो इसको चार्ट के फॉर्म में करते हैं भाई। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ में क्या क्या आएगा, हमको फोकस करना होगा। इसको ऐसे बनाते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर। ओके, हमको प्रोटेक्टेड एरियाज स्टेबलाइज करने हैं अलॉन्ग द माइग्रेटरी रूट, एस्टेब्लाइज प्रोटेक्टेड एरियाज along माइग्रेटरी रूट। हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे फोकस करना है, अवेयरनेस जनरेशन पे फोकस करना है, फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रेस अवेयरनेस। और क्या करना है भाई, हमको रिहेबिलिटेट करना है, रिस्टोर करना है जो डिग्रेड हैबिटेट हैं। रिहेबिलिटेट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट। और हमको क्या करना है भाई, साइंटिफिक रिसर्च पे फोकस करना है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स पे हमको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स। ओके, सो ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब जो कर रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेशन को, कैसे बाय अल्टरिंग दी फ्लाइट रूट, टाइमिंग, नेविगेशनल क्यूज़, हैबिटेट, पोजिंग चैलेंज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। मतलब हम कंक्लूजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने बॉडी में बात की उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज disrupts bird migration by altering flight routes, timing,
navigational cues and habitats, posing challenges for long distance journey. ओके, तो ये था भाई हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। हमसे पूछा था एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द फ्लाइट पैटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। ये राइजिंग टेम्परेचर ट्रेंड है भाई, ये ईयर्स हो गए, ये एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हो गया। इसको अच्छे से बना लेना, ऐसे अच्छा रिप्रेजेंटेबल रहे। वैसे भाई मैं जल्दी बना दिया हूँ, बट इसको अच्छे से बनाना है यार हमने को। ओके, तो ये जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन थे वो किसके थे भाई? ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी हमारे पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तो 4 क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के देखे भाई। एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का देखा, 2 मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन देखे। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एक सोसाइटी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, द को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज़ बिकमिंग एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। मतलब ट्रेडिशन को भी हमारे पास रखना है, मॉडर्निटी को भी रखना है, एक साथ वो हमारा इनएविटेबल पार्ट बन रहा है आवर लाइफ का, है ना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द रोल ऑफ कल्चर इन हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ and evolving aspect of modern life in Indian society. Okay, the coexistence of tradition and modernity is becoming an inevitable part of our everyday life. In this context, analyze the role of culture in harmonizing traditional values and the evolving aspects of modern life in Indian society. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडियन सोसाइटी विथ कल्चर प्लेइंग अ ब्रिजिंग रोल। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड modernity in Indian society with culture playing a binding role. ओके, उसके बाद हम बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे? बॉडी में बात करेंगे अबाउट दी की ट्रेडिशन कौन कौन से हैं। जो ट्रेडिशन है उसका मतलब क्या है भाई? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या है। यहाँ पे हमारे पास मॉडर्निटी क्या है, तो कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे हमारे पास, जिसमें ट्रेडिशन क्या है भाई, है ना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या है, मॉडर्निटी क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम बताएंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी की बात करेंगे। उसके बाद हमको बताना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड इट्स रोल इन हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़। इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन हार्मोनाइजिंग मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, पूरा जो सम अप जो ऊपर में हमने बात की उसको सम अप कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई बाय मेंशनिंग अबाउट जो इंडिया का जो
ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी है, कैसे उसको बाइंड करके रखा हुआ है कल्चर ने। जो सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर इन कंबाइनिंग ट्रेडिशन विथ इवॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी कैन बी सीन थ्रू आउट द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। इंडिया इज़ अ नेशन विथ अ रिच डाइवर्सिटी एंड कल्चर एंड वी हैव अ को एग्जिस्टेंस, है ना, बिकॉज ऑफ दी, है ना, मतलब जो नेचर, मतलब जो ट्रेडिशन है एंड जो मॉडर्निटी है वो हर जगह देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे कि दैट इंडिया इज़ अ नेशन विथ अ रिच एंड डाइवर्स कल्चरल लेगेसी। ओके, इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास रिच एंड डाइवर्स कल्चर लेगेसी देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस जो है वो हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर कैन बी सीन इन थ्रू आउट द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द significance of culture can be seen throughout the aspect of life. नाउ हम बात करते हैं अबाउट कि जो ट्रेडिशन है, मतलब ठीक है ना, कल्चर कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या करता है कल्चर भाई, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कल्चर कैसे कैसे काम करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ट्रेडिशन है इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड ट्रेडिशन is related to the process of transmission, delivery and maintenance of values. Okay, and modernity on the other hand ऐसे लिखते हैं, modernity brings about changes in areas such as education, technology, है ना, brings about changes in areas such as education, technology, economy, governance and social structure, ऐसे लिखते हैं, and social structure। यहाँ पे ये चेंजेस ला रहा है एंड ये बात करता है अबाउट ट्रांसमिशन एंड मेंटेनेंस। ओके, सो दिस क्रिएट्स डायनेमिक टेंशन बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड द इवॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। दिस creates a dynamic tension between both। ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पे जो इंटेंशन को ख़त्म करने के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर in harmonizing both
ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दिस टू सीमिंगली अपोजिट फोर्सेस। कल्चर एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक पुल जैसा काम करता है। कैसे भाई पुल जैसा कैसे काम कर रहा है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन द एरियाज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो इंडियन मूवीज सॉन्ग है, एनकम्पासेस सम ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ क्लासिकल सिंगिंग विथ मॉडर्न एलिमेंट्स। इंडियन मूवी सॉन्ग्स compasses some traditional values of classical singing with modern elements. Okay, so it acts as a bridge, and also it provide a framework within the traditional values, okay, within which the traditional values can be preserved and adapted to changing times. Provide a framework within which traditional values can be preserved. और क्या काम करता है भाई कल्चर, है ना? इट री इंटरप्टेड, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूज़ होते हैं, दे आर री इंटरप्टेड इन लाइट ऑफ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड नीड हेल्प इन हार्मोनाइजिंग विथ इवॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जैसे कि जो लाइटनिंग इलेक्ट्रिक लैम्प्स हो गए, जो ग्रीन क्रैकर्स हो गया, है ना, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो है वो क्या कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्ट कर रहे हैं। कल्चर की वजह से, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड कल्चर की वजह से क्या हो रहा है, ये वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड वैल्यूज़ आर री इंटरप्रेटेड, नॉट री इंटरप्रेटेड, ओके। दिस ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस आर री इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ मॉडर्न। वो नहीं बोल रहे दिवाली मत बनाओ, वो बोल रहे हैं दिवाली ग्रीन क्रैकर्स के साथ बनाओ, प्रदूषण नहीं होगा। कि री इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो ग्रीन क्रैकर्स हो गए, ट्रेडिशनल ग्रीन क्रैकर्स जो दिवाली में हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइटनिंग लैम्प्स इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लैम्प्स, ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन, ओके। अब जो ये कल्चर है ना, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एजुकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, है ना, एंड मॉडर्निटी जो है वो हेल्प कर रहा है दैट ट्रांसमिशन। While culture help in education and the transmission of traditional values, जो मॉडर्निटी है, modernity helps to sometime aid that transmission। जैसे इंटरनेट है भाई, वो ज़्यादा प्रिजर्व कर रहा है, यूट्यूब से आप कल्चर कहीं के देख सकते हो। पहले क्या होता था, मॉडर्निटी मतलब अब जो कैमराज आ गए हैं जिससे आप अपने बचपन के अब जो कल्चर से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम। इट एड्स दैट ट्रांसमिशन, ओके।
लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो कल्चर प्लेज अ पाइवटल रोल इन हार्मोनाइजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज़ विद इवॉल्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ इन इंडियन सोसाइटी। कल्चर plays a vital role in harmonizing traditional values with the evolving aspects of modern life in Indian society। इस प्रकार से जो क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन क्या था, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, द कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इज बिकमिंग एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। In this context, analyze the role of culture in harmonizing traditional values and the evolving aspect of modern life in Indian society। तो ये कहाँ से क्वेश्चन था भाई? सोसाइटी से क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज इज क्रूशियल इन प्रमोटिंग यूनिटी अक्रॉस फेथ एंड कम्युनिटी लाइन। In this context, examine whether Indian model of secularism has helped in promoting peaceful and inclusive society for achieving sustainable development। ओके, हमको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि जो इंडियन मॉडल कोड ऑफ और मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, क्या उसने हेल्प किया है। ओके, सो फिर से अगर पढ़ते हैं यार, 2 बार पढ़ने से क्लैरिटी आती है, 3 बार पढ़ने से और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो एग्जाम में कम से कम तो 2 बार पढ़ना ही है अपने क्वेश्चन को। The protection of the rights of religious and ethnic minorities is crucial in promoting unity across faith and community line. In this context, examine whether the Indian model of secularism has helped in promoting a peaceful and inclusive society for achieving sustainable development। तो हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाई मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, यहाँ पे हम उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट राइट्स ऑफ हाउ राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज आर क्रूशियल इन प्रमोटिंग यूनिटी। हाउ राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ यूनिटी कैसे प्रमोट करता है उसके बारे में बताना है। एंड हमको ये भी बताना है कि कैसे इंडियन जो सेक्युलरिज्म है ना, इट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। हाउ इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। उसके बाद कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाई ब्रीफिंग अबाउट दी सोशल कोहिजन कैसे लाता है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सोशल कोहिजन। ओके, सो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है भाई? बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। सो द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ है वो बहुत क्रूशियल है भाई, क्योंकि इसको हमको जब हम प्रमोट करना चाहते हैं यूनिटी अक्रॉस फेथ एंड कम्युनिटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, इट एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू फोस्टर पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, ये भी सोसाइटी से क्वेश्चन है ना, एज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू
foster a peaceful and inclusive society by protecting, ओके वो ऐसे लिखते हैं, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। ये इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ हम बॉडी में बात करेंगे अबाउट द, पहला तो हाउ राइट्स और रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटी यूनिटी कैसे लाता है ये, ठीक है ना। सेफ गार्ड जो अपने पास सेकुलरिज्म है, इट सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ एंड कैन इंश्योर व्हाट, बहुत सारी चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सोशल कोहिजन, है ना। तो इसको एक चार्ट से बनाते हैं भाई। जब सब सेफ गार्ड करते हैं राइट्स को तो क्या होगा भाई, सेफ गार्डिंग की हमसे क्वेश्चन में जो शुरुआत है ना भाई, प्रोटेक्शन जब करते हैं तो यूनिटी प्रमोट करता है। यूनिटी प्रमोट कैसे करता है, बिकॉज इट इंश्योर वेरियस थिंग्स, ठीक है। सो सेफ गार्डिंग दी राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड ethnic minorities can ensure, okay, it can ensure what, it can ensure inclusive development, सबका साथ सबका विकास, okay, it ensures protection of diversity, एंड ये क्या करता है, सोशल कोहिजन एंड इंटीग्रेशन को इंश्योर करता है, प्रमोट करता है, ओके। ये जो है इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को इंश्योर करता है। जब हम सबको इक्वली राइट्स दे रहे हैं, उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं, तो इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है, एंड ऑल्सो सोशल कोहिजन को इम्प्रूव करेगा भाई। एंड सोशल कोहिजन तो हो चुका है। इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करता है कि सब साथ में मिलजुल के, है ना, खुशी खुशी जिए। सो दिस इज द थिंग्स दैट वी कैन अचीव ड्यू टू सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। नाउ हमारा अंदर जो हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कैसे प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज जो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है इट प्रोवाइड्स फॉर, है ना, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म provides for what, it provides first for constitutional safeguard, प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल में, जहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्युलरिज्म इन द प्रियम्बल। पहले लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के अंदर
हमारे पास पहले क्या आ रहा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अंदर है प्रियम्बल, एंड इस प्रियम्बल के अंदर बात की गई है टर्म सेक्युलरिज्म is an ideal for the state to follow, बिकॉज फ्रीज लिखा हुआ है भाई हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, है ना, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी वाला जो लाइन है प्रियम्बल के अंदर वो बताता है ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में। उसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं सेक्युलरिज्म को, है ना। आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 14 आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 25 है भाई, 26 है, एंड दैट इज आर्टिकल 25 क्लॉज 1 क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन। आर्टिकल 26 जो है वो राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन प्रोवाइड करता है। ओके, एंड हमारे पास बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स ऑफ 1955 जो कि इंश्योर करते हैं व्हाट, ये इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सब चीज़ें हैं। ओके, लीगल फ्रेमवर्क सच एज द protection of civil rights act of 1955, और क्या है भाई हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है जो कि ये इंश्योर करती है कि भाई हमारा सेक्युलर जो अपना नेशन है वो ठीक से बना रहे, and also national and state human right commission, it ensured secularism। बहुत सारी स्कीम्स हैं भाई, इनिशिएटिव्स हैं फॉर द माइनॉरिटीज़, फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। ओके, एंड लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय इंश्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, है ना, सोसाइटीज़ कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैन थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ यूनिफाइड एंड हार्मोनियस सोसाइटी। सो इस प्रकार से एक पॉजिटिव अप्रोच में हम कंक्लूड करेंगे। सो बाय इंश्योरिंग इक्वल treatment, non-discrimination and non-discrimination and opportunities for all opportunities for all, society can create an environment where different communities can thrive। Okay, create an
environment where different communities can thrive, equal treatment, non-discrimination, opportunities for all। ओके, सो ये था क्वेश्चन भाई हमारे पास। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज इज क्रूशियल इन प्रमोटिंग यूनिटी अक्रॉस faith and community lines. In this context, examine whether the Indian model of secularism has helped in promoting a peaceful and inclusive society for achieving sustainable development. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन था कहाँ से भाई? सोसाइटी से। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी था सोसाइटी से भाई, है ना। यहाँ पे हमारे पास कल्चर की बात करनी थी कि कैसे कल्चर ट्रेडिशन और मॉडर्न को क्या करता है, लिंक करता है। दो क्वेश्चन हो गया सोसाइटी का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अ ट्रांजिशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी मूवमेंट फोकस्ड ऑन राइट्स टू अ स्टेट लेड मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट confronted the women movement in India. In this context, discuss whether the advancement of women's economic status to scale through state-led initiatives can help them gain social and political empowerment. Advancement of what? Advancement of women economic status to scale through state-led initiatives can help them gain social and political empowerment. Okay, so ये जो क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमको बात करनी है अबाउट एडवांसमेंट जो वुमेन इकोनॉमिक स्टेटस में हुआ था, क्या उसने कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल गेन लाया है? ओके, अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट वुमेन मूवमेंट, है ना। इन कितने स्पेसेस में था ये वुमेन्स मूवमेंट, ओके। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे भाई? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट दी करेंट ट्रांजिशन, मतलब जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट फोकस पे थे। पहले सिविल सोसाइटी मूवमेंट फोकस था ये, अब वो स्टेट लेड मूवमेंट हो जा रहा है। सिविल सोसाइटी मूवमेंट से स्टेट लेड मूवमेंट में जो ट्रांजिशन हुआ है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सिविल सोसाइटी मूवमेंट टू स्टेट लेड मूवमेंट, है ना, फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उसके बाद एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स की बात करेंगे स्टेट लेड मूवमेंट का। ऑफ स्टेट लेड मूवमेंट्स। ऑल्सो हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशन ऑफ स्टेट लेड मूवमेंट फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि ऐसा नहीं कि भाई पूरा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ले आया है। जो स्टेट लेड मूवमेंट है ना, ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उतना ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंक्लूज़न में हम बैलेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। बैलेंसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब दोनों के बीच का। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करेंगे। ओके, सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई वुमेन मूवमेंट को। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट द वुमेन मूवमेंट इवॉल्व्ड ओवर टाइम from being a part of the nationalist movement to a civil society movement centered on human rights and to a state-led movement for economic empowerment. Okay, so the women movement evolved over time from being a part of the nationalist
movement, okay, nationalist movement to a civil society movement, that is civil society movement is centered, किसके अराउंड सेंटर था ये, इट इज सेंटर अराउंड दी वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स. नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, है ना, एंड टू अ स्टेट लेड कैंपेन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. ओके, तो ये फेजेस में था. नाउ उसके बाद हमको क्या बात करनी है, हम इंट्रोडक्शन में बात कर लिया अबाउट दी वुमेन मूवमेंट. सेकंड हम बात करेंगे बॉडी में कि क्या क्यों ये जो था स्टेट लेड मूवमेंट जो था, है ना, ये क्या क्या फ़ायदे लाएगा. जो स्टेट लेड मूवमेंट है, मतलब जो ट्रांजिशन था सिविल सोसाइटी मूवमेंट से स्टेट लेड मूवमेंट की तरफ, ठीक है ना, वो क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस लाएगा. हम बात करते हैं क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले स्टेट लेड मूवमेंट का और स्टेट लेड इनिशिएटिव्स का. पॉजिटिव यही बोलते हैं कि जो हमारे पास रिसेंट डिकेड है, इट हैड विटनेस द लॉन्च ऑफ प्रोग्राम्स एमिंग एट वुमेन एम्पावरमेंट. इसकी बात करते हैं. द रिसेंट डिकेड witness the launch of programs aiming at women empowerment like self-help group SHGs, the National Rural Livelihood Mission, National Rural Livelihood Mission, National Rural Livelihood Mission NRLM, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, एसेट्रा, है ना. ओके, सो ये सब हमारे पास एडवांसमेंट लिए गए हैं. अगर हम देखा कि जो हमने स्टेट लेड जो मूवमेंट था उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या क्या आए हैं उसकी बात करें, सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ जो स्टेट लेड मूवमेंट जो पॉजिटिव इफेक्ट है किसके ऊपर भाई, जो सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है इसके ऊपर क्या किया है उसके बारे में हम बात करें. और जो ऊपर में जो चीज़ें हैं जो कि मनरेगा हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, ठीक है ना, जो अपने पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, तो ये सब जो स्टेट लेड इनिशिएटिव्स हैं उनका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है. इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिला है भाई वुमेन्स को, है ना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आया है एंड उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जनरेट हुआ है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं. और एजुकेशन मिला उनको यार नेशनल लाइवलीहुड मिशन से, स्किल डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ उनका, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला उनका, वोटिंग प्रोसेस में आए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, तो समाज में रिकॉग्नाइज़ किया गया जो पहले नहीं किया था वुमेन्स को खास करके, एंड एजेंसी जो था, ये सब चीज़ें हैं जो कि मेन है ब्रो, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले स्टेट लेड इनिशिएटिव का. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, है ना, and considerations to keep in mind because there are complexities also.
लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इंटरसेक्शनलिटी ऑफ सोसाइटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरसेक्शनलिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब जो वुमेन जो है दे आर शेप्ड बाय मल्टीपल इंटरसेक्टिंग फैक्टर्स लाइक सच एज हम बात करें कास्ट, क्लास, रीजन, women are shaped by multiple intersecting factors such as caste, class, religion, and रीजन। और क्या क्या दिक्कत है? जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स है, सर डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स जो है वो एक तरह से लिमिट कर रहा है उनका एम्पावरमेंट को। सोशल बैरियर्स सच एज डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स। और क्या लिमिटेशंस हैं भाई, और क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है? जो इम्प्लीमेंटेशन है एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इनिशिएटिव, हमने तो इनिशिएटिव ले लिया लेकिन उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसको लेने का फ़ायदा क्या हुआ भाई? सो हमको इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के चैलेंजेस को ओवरकम करने पड़ेंगे, है ना। पार्टिसिपेशन बहुत कम है खास करके वुमेंस के अराउंड, सो लो पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसको भी एक तरह से बैरियर के जैसे काम आ रहा है। एक तरह से ये भी कंसीडर हमको करना है चीज़ों को, इसको इम्प्रूव करना है। सो हमको इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। तो हम लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेस सोशल, कल्चरल, legal and political dimensions is necessary to ensure meaningful and sustainable empowerment for women in India। तो चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस दूर कैसे करेंगे भाई? हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेस सोशल, कल्चरल, लीगल एंड political dimensions is necessary to ensure meaningful and sustainable empowerment of women in इंडिया। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें हम सोशल डायमेंशन कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल, लीगल, ओके, ये बहुत ज़रूरी है भाई। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था ट्रांजिशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी मूवमेंट जो कि फोकस करता है राइट्स पे, टू दी स्टेट लेड मूवमेंट जहाँ पे हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट लाता है, जैसे कि मनरेगा हो गया, हमारे पास नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, ठीक है, हमारे पास सोशल हेल्प है ना, हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमको बात करनी कि एडवांसमेंट जो है वुमेन इकोनॉमिक स्टेटस में है क्या, टू स्केल थ्रू स्टेट लेड इनिशिएटिव कैन हेल्प देम टू गेन सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मतलब जो स्टेट लेड इनिशिएटिव्स थे जैसे कि मनरेगा, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या इनकी इम्प्रूवमेंट हुआ है? सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हाँ हुआ है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं बाई टेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सो ये हो गया पार्ट 2 जहाँ पे हमने कवर किया किसको भाई? 5 क्वेश्चंस कवर किए हैं पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक।